स्टोरी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक आदमी शिंगनिंग नामी रिपोर्टर को पकड़ लेता है और अपने बॉस जियांग से बताता है कि ये लड़की पुलिस के जरिए भेजी गई है। लेकिन वक्त रहते ही हमने इसे पकड़ लिया। बॉस उसे देखकर कहते हैं इसका भी वही असर करो जो हम सबके साथ करते हैं। जिसके बाद ये आदमी शिंगनिंग की तरफ बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। लेकिन शिंगनिंग काफी चालाकी दिखाते हुए इस आदमी को शूट कर देती है और अपनी जान बचाती है। जिसके बाद बीच में जियांगशी आने की कोशिश करता है, लेकिन शिंगनिंग उसे भी शूट कर देती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और आज जियांगशी का ब्यूरियल डे है, क्योंकि वो एक रिपोर्टर के हाथों मारा जा चुका है, जो कि किसी को नहीं पता। जियांगनिंग आई हुई होती है ताकि वो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसे पता चलता है कि जियांग फैमिली के ब्यूरियल डे वाले दिन काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ शेंगनिंग मानती है कि जियांगशी मारा जा चुका है, तो फिर इसकी सच्चाई कोई सामने नहीं ला सकता, क्योंकि उसे शूट करने वाली तो मैं खुद थी। तभी हम यहाँ एक इंसान को ढेर सारी सिक्योरिटी के साथ जाते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा जियांगशी की तरह दिखता है। अब ये जियांगशी है या फिर जियांगशी का हम शक्ल, ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ जियांग फैमिली के ब्यूरियल डे वाले दिन जियांग फैमिली के सीनियर इससे कहते हैं कि मेरा बेटा जियांगशी मारा जा चुका है, अब तुम्ही ही जियांग फैमिली का ख्याल रखना है और आज के बाद से तुम ही मेरे बेटे हो। दूसरी तरफ हम शननिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी रिपोर्टर है और वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है। अपने काम को वो काफी बखूबी से करती है और उसे रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। तभी यहाँ पर सीनियर आते हैं। उनका कहना होता है हमेशा हर एक न्यूज तुम ही होस्ट करती हो, क्या ये लड़की यहाँ जग मारने के लिए आई है? तुम्हें कभी इस लड़की को चांस देकर देखना चाहिए, ऐसे नहीं तो ये लड़की पीछे ही रह जाएगी। ये सुनते ही शेंगनिंग कहती है कि मैं एक्सक्लूसिव न्यूज देती हूँ, मैं इस चीज को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकती, वो भी किसी ऐसी लड़की से जिसने कभी भी होस्ट नहीं करा है। बॉस के काफी फोर्स करने पे शेंगनिंग कहती है ठीक है चलो आ जाओ होस्ट करो, होस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जैसे ही न्यूज का काउंटडाउन स्टार्ट होता है, वो लड़की नर्वस होकर यहाँ से हट जाती है और शेंगनिंग को न्यूज देने के लिए कहती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि शेंगनिंग का काम बहुत ही ज्यादा टफ है, जो कि वो काफी अच्छे से करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी में ये सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और यहाँ एक लड़की डिस्कस कर रही होती है कि आज इस पार्टी में मैंने सुना है जियांग प्रिंस आने वाले हैं। तभी यहाँ डायरेक्टर आते हैं और शेंगनिंग से कहते हैं तुम्हें पता है जियांग ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और उन्हें सिर्फ हमारे एक ही एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट करके काम करना है। क्या तुम लोग जानना चाहते हो क्या वो एक इंसान कौन है? तो फिर पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शेंगनिंग है, यानी कि मिस्टर प्रिंस जियांग, जो कि शेंगनिंग के साथ काम करना चाहते हैं। तभी यहाँ प्रिंस जियांग की एंट्री होती है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। प्रिंस जियांग को देखकर शेंगमिंग हैरान हो जाती है और कहती है ये तो रोंगमिंग है, जिसे मैंने मार दिया था, तो फिर अभी ये जिंदा कैसे है? बेचारी शेंगमिंग तो कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ प्रिंस जियांग शेंगनिंग के साथ हाथ मिलाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन शेंगनिंग तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है और वो सवाल करती है हम पहली दफा मिल रहे हैं ना? प्रिंस जियांग कहते हैं हाँ ये पहली दफा है, लेकिन आखिरी नहीं। शेंगनिंग मनी मन में सोचने लग जाती है कि शायद ये रोंगमिंग का डबल रोल है, लेकिन कोई इंसान एक दूसरे से इतना ज्यादा सिमिलर कैसे दिख सकता है? जियांगशी गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, ऐसा कहकर वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। शेंगनिंग कहते हैं मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आपने मुझे क्यों चुना। हमारी कंपनी में बहुत सारी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? लेकिन तभी शेंगनिंग देखती है कि जिंगशी काफी अजीब बिहेव करता है और इसका इतना अजीब बिहेवियर देखकर शेंगनिंग धीरे से कहती है क्या तुम रोंगमिंग हो? ऐसा सुनते ही जियांगशी हंसने लग जाता है। शेंगनिंग कहती है मैंने तो तुम्हें मार डाला था, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जिसके बाद जियांगशी कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम्स खेलने हैं। ऐसा बिहेवियर देखकर शेंगनिंग काफी ज्यादा डर जाती है और वो कांपते हुए यहाँ से भागती है। आखिर वो किसी को कॉल लगा कर बताती है कि रोंगमिंग अभी भी जिंदा है, लेकिन सामने वाला पर्सन कहता है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, रोंगमिंग मर चुका है। तभी इस कमरे का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है। शेंगनिंग डर जाती है कि शायद जियांगशी होगा, लेकिन दरवाजा खुलता है और यहाँ मैंग्यू होता है। मैंग्यू शेंगनिंग का करंट बॉयफ्रेंड है। शेंगनिंग कहते हैं तुम यहाँ तो नहीं आने वाले थे। मैंग्यू कहता है कैसे नहीं आता, क्या तुम भूल गई आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है?
शेंगनिंग माफी मांगती है कि माफ करना, बहुत ज्यादा बिजी थी मैं और बहुत परेशान थी, इसीलिए मैं भूल गई। मैंग्यू बोलता है कोई नहीं, क्या तुम कल फ्री हो? क्योंकि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा सुनते ही शेंगनिंग कहती है, क्या उन्हें कोई अफसोस नहीं है कि मैं अनाथ आश्रम से बिलोंग करती हूँ? मैंग्यू कहता है मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस तैयार रहना मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए। ऐसा सुनकर शेंगनिंग को काफी खुशी होती है। शेंगनिंग अपने बॉयफ्रेंड को एक कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस देती है और कहती है इस पर जो फिंगरप्रिंट है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। बॉयफ्रेंड कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और दूसरी तरफ ज़्यांगशी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई उसके फिंगरप्रिंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ऐसा सुनकर ज़्यांगशी को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ शेंगनिंग को हम देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बताए हुए एड्रेस पर आती है, लेकिन उसे यहाँ उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि ज़्यांगशी मिलता है। ज़्यांगशी को देखकर वो हैरान होती है। ज़्यांगशी काफी गुस्से में सवाल करता है कि तुम शांति से नहीं बैठ सकती ना? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फिंगरप्रिंट को इन्वेस्टिगेट कराने की? शेंगनिंग को पता चलता है कि मैंग्यू का फोन यहीं पर है और वो सवाल करती है कि मैंग्यू कहाँ है, लेकिन ज़्यांगशी कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल डिश मंगाया है। ऐसा कहकर जब वो प्लेट हटाता है तो यहाँ मैंग्यू का चश्मा खून में लथपथ पड़ा हुआ होता है, जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रहा होता है कि ज़्यांगशी ने मैंग्यू को मार दिया है। ऐसा देखकर शेंगनिंग हैरान हो जाती है और सवाल करती है मेरा मैंग्यू कहाँ है? ज़्यांगशी शेंगनिंग का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसी पहली लड़की हो जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करती हो, कहाँ से लाती हो इतना हिम्मत? ऐसा सुनते ही शेंगनिंग अपना हेयर पिन निकालती है इसे मारने के लिए। ज़्यांगशी हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हें इतना कमजोर दिखाई देता हूँ कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? शेंगनिंग कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो, मैंग्यू को छोड़ दो। लेकिन ज़्यांगशी तो इसका गला पकड़ लेता है और गला पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिसके बाद ज़्यांगशी शेंगनिंग को एक अजीब जगह पर लेकर आता है और ऑर्डर देता है कि अगर तुम मैंग्यू को सेव देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हमारे बिजनेस में एक ट्रेटर है जिसे ढूंढना है, अंदर जाकर तुम उसे सिड्यूस करोगी और ढूंढ निकालोगी, या फिर तुम अंदर जाकर जो भी गेम खेलना चाहती हो वो गेम खेलो और उसे ढूंढ निकालो। मुझे सिर्फ वो ट्रेटर चाहिए। शेंगनिंग कहती है मैं ये कैसे करूंगी, मैं ये नहीं कर सकती। ज़्यांगशी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। फाइनली ये सवाल कहती है कि मैं उस ट्रेटर को कैसे ढूंढूंगी, कोई मुझे आकर बता थोड़ी ना देगा कि वो ट्रेटर है। ज़्यांगशी कहता है अच्छा सवाल है, तुम्हें अंदर जाकर एक एक लोगों के साथ सोना होगा, रात गुजारनी होगी, एंड देन उनसे बातचीत करनी होगी, उनके मन की बात जाननी होगी, जिससे तुम पता लगा सकोगी कि वो ट्रेटर है। अब तुम तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट रिपोर्टर हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। बेचारी शेंगनिंग मैंग्यू की वजह से काफी ज्यादा मजबूर हो जाती है और उसे इतने गंदे काम करने पड़ जाते हैं। तभी ज़्यांगशी का आदमी आकर कहता है कि बॉस ही तो अंदर चली गई, आप तो जानते ही हो ना कि अंदर कितने बड़े लोमड़ी रहते हैं, वो लोग इसे नोच डालेंगे। तभी हम अंदर की तरफ का सीन देखते हैं, यहाँ कुछ लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और ज़्यांगशी जो कि अपना शिकार ढूंढने में लगी हुई होती है। तभी कुछ लोगों की नजर में वो आ जाती है और एक आदमी कहता है कि ये तो शेंगनिंग है, हैंचिंग टीवी स्टेशन पर रिपोर्ट देती है, इसकी खूबसूरती तो देखो ये जरा कितनी सुंदर है। यहाँ ये लोग इसके कपड़े को देख कर कहते हैं कि टीवी पर तो ये बड़ा संस्कारी दिखती है, लेकिन यहाँ देखो इसने कैसे आउटफिट पहन रखे हैं। तभी वो आदमी उठकर आता है और उसे मारते हुए कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या यहाँ की खबरें निकाल कर पुलिस को देने आई हो? तभी ज़्यांगशी की एंट्री होती है। ज़्यांगशी कहता है मुझे तो लगा था कि तुम चीजें अच्छे से हैंडल कर लोगी, लेकिन यहाँ तो तुम मार खा रही हो। मैं अभी भी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम मेरा जूता पकड़कर मुझसे माफी मांग सकती हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन शेंगनिंग नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तुम इन लोगों को मुझ पर हाथ कैसे उठा दे सकते हो? यह सभी लोग कहते हैं कि हमारे बॉस तुम जैसी लड़कियों को घास तक नहीं डालते। शेंगनिंग प्रूव करने के लिए ज़्यांगशी को किस करती है और कहती है क्या तुम सबको भरोसा हो गया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? ज़्यांगशी कहता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो यहाँ बचने के लिए, एंड देन वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हाँ है ये मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन अब मेरा मन भर चुका है इससे खेल कर और अब मैं इसे तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। शेंगनिंग कोई ना कोई तरीका निकालती है अपने आप को बचाने के लिए और वो कहती है कि चलो अब हमें ब्रेकअप करना ही है तो हम एक लास्ट गेम खेलते हैं, और अगर इस लास्ट गेम में मैं हारती हूँ तो यहाँ सभी लोग मुझे यूज कर सकते हैं। ज़्यांगशी कहता है अच्छा तरीका है बचने के लिए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद तुम कहाँ जाओगी?
फाइनली गेम शुरू होता है और सभी लोग ये सोचते हैं कि शेंगनिंग ये गेम हार जाएगी, लेकिन वो बहुत मस्त गेम खेलती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो ये गेम जीत जाती है। यानी कि यहाँ कोई उसे अब हाथ नहीं लगा सकता। तभी यहाँ पर जियांगशी का आदमी आता है और बताता है बॉस ट्रेजर का पता चल गया है। जियांगशी बंदूक निकालकर शेंगनिंग को देता है और ऑर्डर देते हुए कहता है चलो इसे शूट करो। शियांगनिंग को सब याद आने लग जाता है कि बहुत टाइम पहले उसने रॉन्गमिंग को कैसे शूट किया था। वो बहुत परेशान होने लग जाती है और इसी गन को जियांगशी की तरफ तान देती है। लेकिन जियांगशी गन हटाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। यहाँ जो ट्रेटर होता है वो किसी तरीके की नशीली पदार्थ जो कि शेंगनिंग को खिला देता है और कहता है तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं भी इतना आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगा। शैंगनिंग सोचती है अगर मैं मरूंगी तो मैं जियांगशी को लेकर मरूंगी और वो जियांगशी को किस करने लग जाती है ताकि उसके पेट में जहर जा सके। जियांगशी का आदमी होता है जो कहता है कि फटाफट हॉस्पिटल जाइए नहीं तो इसका असर बहुत ही गहरा होगा। कार में हम देखते हैं कि जियांगशी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और शेंगनिंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। किसी तरह से वो अपने आप को बचाकर जियांगशी से छुड़ाकर कार से बाहर निकलती है, लेकिन कार के बाहर आकर भी जियांगशी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, जियांगशी अपने कार में सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है। सपना के थ्रू पता चलता है कि एक लड़की बचपन में उसकी जान बचाई थी, जिस लड़की की वजह से आज जियांगशी जिंदा है। उस लड़की ने जियांगशी के लिए अपने कंधे पर गोली खाई थी और रोमांस करते वक्त वही निशान शेंगनिंग के शोल्डर पर था। यहाँ जियांगशी को शक होने लग जाता है कि शायद ये वही लड़की है, लेकिन फिर सोचता है कि वो जिंदा कैसे बच सकती है, उसे गोली लगी थी, वो तो मर चुकी होगी। दूसरी तरफ शेंगनिंग जो कि लगते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी जियांगशी आता है, उसे कार में बैठने के लिए कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, बहुत रात हो गई है। लेकिन शेंगनिंग कहती है मेरे साथ जबरदस्ती करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा, चले जाओ यहाँ से। और वो इसे बहुत गालियां देती है, जिसके बाद जियांगशी यहाँ से चला जाता है। घर आकर याद करती है कि मैंग्यू ने इसे कहा था कि कल मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं और तब से लेकर आज तक वो बेचारे को नहीं देख सकी। ऐसा सोच सोच कर परेशान हो रही होती है, क्या उस चश्मे में लगा हुआ खून सच में मेरे मैंग्यू का था। मेरी वजह से मेरा मैंग्यू मुझे छोड़कर चला गया, भगवान जाने वो कैसी हालत में होगा। अपने आप को बार बार यहाँ धुल रही होती है, ये सोच सोच कर कि जियांगशी इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है और पता चलता है कि मैंग्यू तो बिल्कुल ठीक है। मैंग्यू बताता है मेरा फोन खो गया था, जिस वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका। बेचारी को काफी तसल्ली मिलती है कि इसका बॉयफ्रेंड मैंग्यू बिल्कुल ठीक है और अब ये यहाँ चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ हम जियांगशी को देखते हैं, जो कि इस बात से बेचैन होता है कि क्या ये वही लड़की है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पता चलता है कि ये वही है। जियांगशी को 50% डाउट हो जाता है कि वो जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि शेंगनिंग है। तैयारी करो उसे वापस लाने की, मैंने वादा किया था कि मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा। जिसके बाद वो इसके इंटरव्यू एरिया में आ जाता है और यहाँ चलती हुई रिपोर्ट बंद करा के इसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आता है और ऑफर करता है डिनर करने के लिए। शेंगनिंग कहती है इस बार तुम्हारी कौन सी चाल है, लेकिन जियांगशी कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ और कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ बात काफी आगे बढ़ जाती है क्योंकि शेंगनिंग काफी बदतमीजी करती है और वो काफी गुस्सा करती है क्योंकि जियांगशी ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इतना मिसबिहेवियर देखकर जियांगशी शेंगनिंग को कंट्रोल करने के लिए उसे फिर से किस करने लग जाता है। बार बार यही सवाल करता है कि तुम्हारे कंधे पर जो निशान है बताओ वो कहाँ से आया। वो कहती है कि तुम हैवान हो, तुम इंसान नहीं तुम हैवान हो। मेरे कंधे पर जो निशान है वो एक बर्थ मार्क है। पास सीन में दिखाता है कि जियांगशी के साथ एक छोटी सी लड़की होती है। इन दोनों ने वादा किया होता है कि ये जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे और बड़े होकर शादी करेंगे। बचपन में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। यहाँ लाइव टेलीविजन पर जियांगशी शेंगनिंग को जबरदस्ती किस कर देता है, जिस वजह से शेंगनिंग उसे थप्पड़ भी मारती है। लेकिन अभी भी जियांगशी शांति से नहीं बैठने वाला और वो इन्वेस्टिगेशन कराने में लगा हुआ है।
दूसरी तरफ हम शेंगनिंग को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि ज़्यांगशी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मुझे कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो ज़्यांगशी को टक्कर दे सके, तभी मैं इस इंसान से पीछा छुड़ा सकूंगी। सोशल मीडिया पर काफी रिसर्च करके शेंगनिंग को समझ में आता है कि मिस्टर बाय ही एक ऐसे पावरफुल इंसान है जिनकी हेल्प से मैं ज़्यांगशी से पीछा छुड़ा सकती हूँ। मुझे इनके अंडर में जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये फाइनली उस जगह पर आ जाती है जहाँ आना चाहती थी। यहाँ आकर इसे पता चलता है कि इसकी राइवल जो कि रिपोर्टिंग इंडस्ट्री में हमेशा इसे टक्कर देने की प्लानिंग करती रहती है, वो यहाँ मिस्टर बाय की रखेल है। और वो मिस्टर बाय को कहती है कि मुझे शेंगनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे कहने पर आप शेंगनिंग को मजा चखाइए। इस लड़की के कहने पर मिस्टर बाय जो होते हैं शेंगनिंग और शेंगनिंग के साथ खड़ी हुई जूनियर कॉर्पोरेट दोनों को पनिश करते हैं। लेकिन शेंगमिंग हमेशा की तरह अपनी होशियारी दिखाती है और मिस्टर बाय का दिल जीत जाती है। जिसके बाद जो यहाँ उसकी राइवल होती है उल्टा थप्पड़ खाकर और बेइज्जती करवा के यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर बाय खुद ही प्रेसिडेंट बाय के पास शेंगनिंग को लेकर आते हैं, जिसे देखकर प्रेसिडेंट बाय कहते हैं कि ये रिपोर्टिंग करते हुए काफी ब्यूटीफुल लगती है, सामने से ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आज प्रेसिडेंट बाय का बर्थडे होता है और आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि ज़्यांगशी आ जाता है। ज़्यांगशी को देखकर शेंगनिंग हैरान रह जाती है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ज़्यांगशी यहाँ उसके पीछे आ जाएगा। ज़्यांगशी को अपने बर्थडे में देखकर मिस्टर बाय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ आगे बढ़ते हैं उसे यहाँ से निकालने के लिए, उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए। लेकिन ज़्यांगशी कहता है मैं शांति से यहाँ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, आप तो खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। ज़्यांगशी तो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है इसी हाथ से तुमने शेंगनिंग के कमर पर हाथ लगाया था ना, अब देखो मैं तुम्हारे इस हाथ का क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके हाथ पर चाकू से मारता है। ऐसा करने के बाद वो प्रेसिडेंट बाय को हैप्पी बर्थडे विश करता है। प्रेसिडेंट बाय ऐसा देखकर काफी गुस्सा करते हैं। सभी के सामने वो अनाउंस करता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है और गोद में उठाकर इसे यहाँ से ले जाने लगता है। और यहाँ पूरा का पूरा बाय फैमिली कोई कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़्यांगशी शेंगनिंग को घर ले आते हैं और फिर से उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बाई फैमिली का यूज करना चाहती हो मुझे हराने के लिए, तो क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो मेरा रुतबा देखकर। शेन कहती है कि तुम राक्षस हो, तुम जैसा शैतान ही इस तरह से व्यवहार करता है। ये सुनकर मिस्टर जियान कहते हैं कि अभी तुमने मेरी हैवानियत देखी ही नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात याद रखना। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ जबरदस्ती रोमांस कर रहे होते हैं। लेकिन शन कहती है जहाँ जहाँ तुम मुझे टच कर रहे हो वहाँ वहाँ प्रेसिडेंट बाय ने भी करा है। ये झूठ कहती है ताकि ज़्यांगशी इसे छोड़ दे। लेकिन ज़्यांगशी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर उसने तुम्हें हाथ लगाया है तो चलो शावर के लिए चलते हैं। शावर में ले जाकर इसे धुलने लग जाता है एंड दोबारा से रोमांस करने लग जाता है। लेकिन तभी शेंगनिंग को ज़्यांगशी की बंदूक मिल जाती है। वो कहती है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ज़्यांगशी कहता है मुझे शूट कर दो, तुम्हारे हाथों से मैं मरना पसंद करूंगा। ये हैरान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी आवाज आती है मैंग्यू की, जो ये कहते हुए अंदर आता है कि डार्लिंग तुम कहाँ हो। शेंगनिंग हैरान और परेशान हो जाती है कि अब वो यहाँ क्या करेगी। लेकिन तभी अपने बॉयफ्रेंड को बाहर रुकने के लिए कहती है और कहती है मैं शावर ले रही हूँ, मैं शावर लेकर तुरंत आती हूँ। लेकिन तभी मैंग्यू अंदर से ज़ियांगशी की आवाज सुन लेता है। शेंगनिंग तुरंत इसका मुंह बंद कर देती है, ये कहते हुए क्या तुम पागल हो गए हो, मैंग्यू को पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सुनकर ज़्यांगशी तो और भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बात कहता है। मैंग्यू परेशान होकर सवाल कहता है अंदर कौन है। लेकिन फिर चीजें सामने आती है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैंग्यू अपनी गर्लफ्रेंड शेंगनिंग के ऊपर बहुत भरोसा करता है और वो कहता है कि मैं ज़्यांगशी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शेंगनिंग कहती है मैंने तुम पर चीट किया है, मैं यहाँ पर चीटिंग कर रही थी। ऐसा कहकर वो अपने आप को बहुत थप्पड़ मारती है और मनी मन में कहती है कि मैंग्यू तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरी जैसी लड़की तुम डिजर्व नहीं करते। और वो अपने आप को हर्ट करते हुए मैंगो से झूठ कहती है कि मैं एक धोखेबाज हूँ और ऐसा कहकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। बेचारा मैंग्यू रोते हुए यहाँ से चला जाता है। शेंगनिंग ज़्यांगशी से कहती है क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। ज़्यांगशी कहता है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत मजा आया ये एक्ट देखकर। अगले दिन हम देखते हैं कि शेंगनिंग ज़्यांगशी को बुलाती है डिनर के लिए।
में भी उसका कोई प्लान होता है। लेकिन तभी यहाँ उसका बॉयफ्रेंड मेंग्यू आ जाता है, उससे माफी मांगता है, कहता है जरूर मैंने ही कोई कमी कर दी होगी इसीलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ा, लेकिन हम अभी भी चीजें सही कर सकते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन शनमिंग को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है, वो कहती है प्लीज चले जाओ यहाँ से। बाहर जब इसे निकालती है और जब दोबारा दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर ज़ियांगशी होता है, गुलाब लेकर खड़ा होता है और कहता है चलो डिनर पर चलते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं कार की तरफ आते हैं तो यहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। मिस्टर जियांग को रियलाइज होता है कि कोई बाय फैमिली से आया है इन्हें मारने के लिए, और यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और मिस्टर जियांग अकेले, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और सबसे एक एक करके फाइट करते हैं। इसी फाइट में मेंग्यू भी आ जाता है शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसे बहुत ही सीरियस चोट लग जाती है। उसे ऐसा देखकर सियांग को काफी बुरा लगता है, वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेंग्यू कहता है कि आई होप तुम जियांगशी के साथ हमेशा खुश रहो, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ मिस्टर जियांग शन के पास आते हैं उसे शांत कराने के लिए, लेकिन शन गुस्से में मिस्टर जियांग पर चाकू से अटैक कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेंग्यू की और मेरी जो भी कंडीशन है वो सब के रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शन को होश आता है और वो हॉस्पिटल में होती है। वो नोटिस करती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि उठते ही तुम फड़फड़ाने लग जाती हो इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बांध दिया। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा था डिनर के लिए और उसके बाद मिस्टर बाय के साथ मिलकर मुझे मरवाने की प्लानिंग की, आखिर तुम ये सब कब से करती आ रही हो। मिस्टर जियांग भी हारने वालों में से नहीं है और कहते हैं देखते हैं आखिर इस जंग में कौन जीतता है। वो अपने आदमी को कहकर जाते हैं कि इस लड़की पर ध्यान रखना, मैं यहाँ से जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग फैमिली के सीनियर जो कि जियांगशी को डांट रहे होते हैं कि तुम किसी एक लड़की की वजह से जियांग फैमिली को बर्बाद कर दोगे, आखिर तुम्हारी वजह से बाई फैमिली के साथ कितनी बार फाइट्स देखनी पड़ेगी, इस तरह से तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, बेहतर होगा कि अगली दफा तुम बिजनेस और फैमिली के बारे में पहले सोचो, ना कि किसी अनाथ लड़की के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेंगनिंग के पास एक कॉल आता है। ये लोग बताते हैं कि आपने बहुत पहले हमें कॉल करा था और आप कह रही थी कि रोंगमिन जिंदा है, लेकिन उस वक्त जिस व्यक्ति ने कॉल उठाया था उसे ये सारी चीजें मजाक लग रही थी। शेंगनिंग कहती है फाइनली आप सबको पता चल गया कि वो जिंदा है, लेकिन आप लोग काफी ज्यादा लेट हैं, अब चीजें काफी आगे तक बढ़ चुकी हैं। वो लोग माफी तो मांगते हैं लेकिन ये भी कहते हैं कि हमने मिस्टर पे मेंग्यू को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर जियांगशी अंदर आ जाते हैं और ये नाटक करती है। मिस्टर जियांग कहते हैं अब जबकि मेंग्यू मर चुका है तो खाना छोड़ने से क्या होगा, भूखे रहने से क्या होगा। ऐसा सुनते ही शन कहती है अब मेंग्यू मर गया है तो तुम्हारी को चांस मिलता है, देखती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और ऐसा कहकर ये जियांग को किस करती है। जियांग कहता है मैं तो तुमसे प्यार करता ही हूँ, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि बदले में तुम मुझसे कितना प्यार करोगी। ऐसा कहकर अपना ख्याल रखने को कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शन दोबारा से कॉल करती है और कहती है कि मैं अंडरकवर होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको मेंग्यू की सेफ्टी का ख्याल रखना होगा, और आज से ये अंडरकवर होकर मिस्टर जियांग के खिलाफ काम करेगी ताकि अपने मेंग्यू को बचा सके। तो इसके नाटक का पहला दिन और ये बढ़िया से तैयार होकर आती है मिस्टर जियांग के साथ रोमांटिक डिनर करने के लिए। मिस्टर जियांग भी हैरान हो जाते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया है, वो सवाल करते हैं। शेंगमिंग कहती है अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं ये सब यहीं पर रोक देती हूँ, लेकिन मिस्टर जियांग अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से इसके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करने के लिए सोच रहे थे। यहाँ पर ये मिस्टर जियांग को वाइन सर्व करती है और रोमांटिक तरीके में मिस्टर जियांग को वाइन पिलाती है। मिस्टर जियांग पूछते हैं क्या तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेती हो। शन कहती है कि मेरे दिल में हमेशा से मेंग्यू ही रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जियांग सवाल करते हैं तो क्या तुम मूव ऑन करने के लिए मेरी हेल्प ले रही हो, क्या अपने आप को हील करने के लिए मेरा यूज कर रही हो, और इस सवाल के जवाब शन हाँ कहती है। जिसके बाद मिस्टर जियांग इसे किस करते हुए यहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर जियांग बहुत ही रफली रोमांस करते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे दिल से मैं उसका एक एक कतरा बाहर निकाल दूंगा। रोमांस करने के बाद मिस्टर जियांग जब सो रहे होते हैं, शेंग उठती है और बंदूक रखा हुआ देखती है और सोचती है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसकी जान ले लूं, लेकिन तभी जियांग कहता है कि वो बंदूक खाली है। मनी मन में शेन कहती है अच्छा हुआ मैंने कोई एक्ट नहीं किया, नहीं तो सारा का सारा नाटक आज यहीं खुल जाता।
शन नाटक करते हुए कहती है कि मैं बंदूक नहीं, मैं पानी लेने के लिए आगे गई थी। सोते वक्त मिस्टर जियांग शन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मूव ऑन कर लोगी, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवा कर रहूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग शन को ऑफिस छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं और कार में ही उसे किस करने लग जाते हैं। शन की सारी एम्प्लॉयज उसे ऐसा करते हुए देखती हैं और उसकी तस्वीर निकाल लेती हैं। ऑफिस में लाकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो वो ऑफिस के बाहर यही सब करती है। ऑफिस में जब शन आती है तो ये लड़कियां इसका मजाक उड़ाती हैं इसकी तस्वीर दिखाकर, लेकिन शन तस्वीर देखकर कह रही है तुम लोगों को क्लियर फोटो भी खींचने नहीं आती, हम लोग इतना परफेक्टली किस कर रहे हैं, कम से कम क्लियर फोटोग्राफी तो करना सीख लो, रिपोर्टिंग करना तो वैसे भी नहीं आती। वेल तभी शन की दोस्त आकर कहती है कि तुम्हारा कोरियर आया है। एंड देन ये याद करती है कि ये उन्हीं लोगों का भेजा हुआ कुरियर है जिनके साथ ये मिलकर अंडरकवर होकर काम कर रही है। लेकिन ये कुरियर तो इसकी राइवल छीन लेती है और कहती है कि देखने तो दो कि तुम्हारे लिए क्या आया है। लेकिन शन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं घुसते। वेल दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि शन के चक्कर में तो पागल ही हो चुका होता है। वो अपने पूरे घर का रेनोवेशन करा रहा होता है ये कहकर कि मेरा घर ऐसा लगना चाहिए जो लड़कियों को पसंद हो, थोड़ा पिंकिश थोड़ा लेविश टाइप का। कुछ ही दिन में मेरी गर्लफ्रेंड आकर यही रहने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शन की कंपनी में एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ जाती है। बॉस बताते हैं कि चेंगशी केमिकल प्लांट में किसी की किडनैपिंग हुई है और किडनैपर्स हमारे लिए पूछ रहे हैं, यानी कि वो वहाँ पर टीवी रिपोर्टर्स को बुला रहे हैं, वो कोई मैसेज देना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमें वहाँ पहुँचना होगा। दूसरी तरफ हम वो किडनैपर को देखते हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अपना मोहरा बनाकर रिपोर्टर्स के लिए पूछ रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग उससे प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है पहले रिपोर्टर बुलाओ। शेननिंग जो कि बेस्ट रिपोर्टर है वही यहाँ आती है। शेननिंग इस किडनैपर को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, इसे काम डाउन कराने की कोशिश करती है। कहती है सर देखिए आपकी जो भी जरूरतें हैं, अगर आपको पैसे चाहिए या कोई भी चीज की जरूरत है तो हम वो पूरा करेंगे, लेकिन आप पहले ये प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ ये न्यूज जियांगशी टीवी पर देख लेता है और समझ जाता है कि शन खतरे में है। दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं जो कि रिपोर्टर से कहते हैं कि देखो तुम मुझे भी तो मोहरा बना सकते हो, मैं बहुत बड़ी कंपनी की बहुत ही प्रीशियस रिपोर्टर हूँ। किडनैपर्स की बात मानकर शन को मोहरा बना लेता है। मिस्टर जियांग टीवी पर ऐसा देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि अब उनकी गर्लफ्रेंड खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर जियांग तुरंत निकल कर यहाँ आते हैं। मिस्टर जियांग आकर कहते हैं देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। किडनैपर कहता है मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम इससे प्यार करते हो तो अपने आप को चोट पहुंचाओ और वो चाकू से अपने आप को स्टैब करो। शन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे लिए ये सब मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग तो अपने आप को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार जोर जोर से स्टैब करता है। किसी तरह से शन उस किडनैपर से छुड़ाकर अपने आप को आती है जियांग के पास और वो कहती है तुमने ऐसा क्यों करा। रोते रोते उसके बाहों में बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो जियांगशी के घर में होती है। वो याद करती है कि किस तरह से शेंग उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा था। मन ही मन में कहती है कि मैं सीरियसली तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी यहाँ जियांग को होश आ जाता है और वो शेन को देखकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो उसे तुरंत गले लगा लेते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया है, अगर तुम मुझे थैंक यू भी बोलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो जो थैंक यू बोलने वाली होती है तो जियांग शेन को किस करने लग जाते हैं। बात आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी शेन कहती है मुझे कंपनी जाना होगा। लेकिन जब शेन कंपनी में आती है तो यहाँ इसकी जो राइवल होती है इसकी काफी इंसल्ट करने की कोशिश करती है। कंपनी वालों के हिसाब से और सोसाइटी वालों के प्रेशर की वजह से ये केमिकल फैक्ट्री वाली न्यूज को दबाने की कोशिश किए जा रहे होते हैं। लेकिन शेन कहती है ये न्यूज तो मैं लाइव जाकर दूंगी और जिसको भी रोकना है वो मुझे रोक कर देख सकता है। राइवल लोग इसे काफी रोकने की कोशिश करते हैं और इसके खिलाफ साजिशें भी करते हैं, इसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सही वक्त पर मिस्टर जियांग आ जाते हैं। मिस्टर जियांग आकर यहाँ सबकी बैंड बजा देते हैं क्योंकि वो इस न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी को खरीद लेते हैं और कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड को जो भी न्यूज देना है सही गलत वो जाकर लाइवली दे सकती है, मैं भी देखता हूँ कि कौन उसे रोकता है। राइवल कहते हैं कि आप कौन होते हो इसे रोकने वाले। लेकिन तभी यहाँ कंपनी के एक्स बॉस आते हैं और कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, मिस्टर जियांग तुम्हारे बॉस हैं। वो राइवल को थप्पड़ भी मारते हैं और कहते हैं कि मिस्टर
जियांग से भिड़ने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो इस पूरे शहर में तुम्हारी कहीं नौकरी तक नहीं लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग शिन से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ, ये लड़कियों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया होगा। जब ये इसे शॉपिंग पर लेकर आते हैं तो एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस दिलाते हैं। ये ड्रेस देखकर शिन कहती है कि तुम्हारा टेस्ट तो काफी अच्छा है। यहाँ सिर्फ एक ही ड्रेस नहीं, मिस्टर जियांग इसे बहुत सारी ड्रेस दिलाते हैं। ड्रेस चेंज करते वक्त मिस्टर जियांग और शन के बीच में किस भी होने लग जाती है। अंदर ही अंदर शन तो प्लानिंग कर रही होती है और वो जियांग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि वो ये सब कुछ मैंग्यू के लिए कर रही है। तभी यहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट आती है और वो इसे पेन ड्राइव देते हुए कहती है कि ये पेन ड्राइव का इस्तेमाल करिएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्योंकि ये पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगा। शेन कहती है, मैं जिससे बात कर रही थी वो तुम नहीं हो, तो मैं तुमसे पेन ड्राइव कैसे ले सकती हूँ। ये लेडी कहती है कि हमारे बॉस इतनी आसानी से सामने नहीं आते, क्योंकि वो अंडरकवर बॉस हैं, बहुत रेयरली बाहर आते हैं, हमें उनके लिए काम करना पड़ता है। और तो और ये लेडी ये भी कहती है कि मैं इतने देर से नोटिस कर रही हूँ, कहीं तुम्हारा इंटेंशन ना बदल जाए, कहीं तुम रोंगमिंग के साथ प्यार में ना पड़ जाओ। शेनिंग कहती है, मैं और उससे कभी जिंदगी में प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दुश्मन है। तभी यहाँ मिस्टर जियांग का एक एजेंट जो कि नोटिस कर लेता है कुछ तो गड़बड़ है, और वो इस सीक्रेट एजेंट को यहाँ से जाते हुए देख लेता है। घर पर मिस्टर जियांग जो शेन के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, तभी ये असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस ये लड़की जरूर कोई चाल चल रही है। ऐसा सुनते ही शेन नाटक करने लगती है और अपने कपड़े खोलने लग जाती है, ये कहकर कि तुम चेक कर सकते हो, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। क्या अभी तक तुम और तुम्हारे असिस्टेंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? ऐसा सुनकर जियांग अपने असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन अपना नेक्स्ट चाल चलती है और रात के वक्त वो आती है लैपटॉप अनलॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पासवर्ड नहीं खोल पाती। तभी यहाँ एक तस्वीर रखी हुई होती है जिसमें दो छोटे बच्चों की तस्वीर होती है। उस तस्वीर के ऊपर जो लिखा होता है वही होता है पासवर्ड। शेन समझ जाती है जरूर ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन शेन ये नहीं समझ पाती कि इस तस्वीर से कौन सी कहानी जुड़ी हुई है। तभी अचानक से जियांगशी उठ जाता है और वो आवाज देने लग जाता है। जब वो नीचे आता है तो शेन यहाँ नाटक करती है और कहती है, मुझे माफ करना, गलती से ये ग्लास मुझसे फूट गया और शायद इसी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई। मिस्टर जियांग इसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर मिस्टर जियांग का सीक्रेट एजेंट आता है, जो कि मिस्टर जियांग को ये इन्फॉर्म करने के लिए आया हुआ होता है कि पुलिस वालों ने सीक्रेट अंडरकवर एजेंट हायर किया हुआ है आपके ऊपर नजर रखने के लिए। तो आपके आसपास कौन क्या कर रहा है, इस चीज की आपको पूरी खबर रखनी होगी। मिस्टर जियांग कहते हैं, उसकी चिंता मत करो। अब मिस्टर जियांग को क्या पता कि अंडरकवर एजेंट कोई और नहीं बल्कि शन यांग है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में लैपटॉप पर शेंगनिंग का पड़ा हुआ बाल देख लेते हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं शेंगनिंग के ऊपर शक होने लग जाता है। सीन यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है। मिस्टर जियांग शेन से कहते हैं, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? ये कहती है, ऑब्वियसली मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। मिस्टर जियांग कहते हैं, आज संडे है। शेन कहती है, कंपनी में कुछ अर्जेंसी है, मुझे ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़ना होगा। मनी मन में सोच रही होती है कहीं जियांग को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मिस्टर जियांग कहते हैं कि आज मैं भी बहुत बिजी रहूंगा, इसीलिए टाइम पर घर आ जाना। शेन के जाने के बाद असिस्टेंट आकर मिस्टर जियांग से बात करता है, सब इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि सारे का सारा शख्स सेंगनिंग के ऊपर जा रहा है, आपको उससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन जियांग कहता है, मुझे उससे बचने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो अंडरकवर एजेंट है भी तो वो अपना दिमाग चेंज कर लेगी, देखते रहना, उसे मुझसे प्यार हो जाएगा और वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी और लास्ट में सिर्फ पछतावा बचेगा। दूसरी तरफ शेनिंग को मैसेज आता है कि 10 बजे इस प्लेस पर आ जाना, टेबल पर फ्लावर रखे हुए होंगे। जैसे ही वो उस जगह पर आती है वहाँ फ्लावर्स देखती है। दूसरी तरफ जियांग जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और मनी मन में सोच रहा होता है कि शन, मैंने तुमसे वादा किया था, क्या तुम्हें हमारा पास्ट याद नहीं है? हम दोनों ने वादा करा था कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो अब हम दोनों ये कौन से लूप में फंस गए हैं? मिस्टर जियांग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती है, बचपन में शन ने मिस्टर जियांग से टुगेदर फॉरएवर का वादा किया था और वो इस चीज से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें जिंदगी और मौत और कुछ भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ शेन नोटिस कर लेती है कि यहाँ उसके लिए जाल बिछाया गया है और ये जाल बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियांग है। वो पहचान लेती है कि यहाँ मिस्टर जियांग का अंडरकवर एजेंट है, ना कि वो आदमी जिससे मैं डील करने आई हूँ।
वो पकड़ी जाती कि उससे पहले ही यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अंडरकवर एजेंट कॉल करता है जियांग के असिस्टेंट को और कॉल करता है कि जिस लड़की के ऊपर शक था वो लड़की अभी तक यहाँ नहीं आई है, यानी कि शेननिंग इस बार बच जाती है। जब वो घर आती है तो मिस्टर जियांग उसके लिए कैंडल लाइट डिनर करते हैं और यहाँ उसके लिए काफी रोमांटिक डिनर प्लान करके काफी रोमांटिक रोमांटिक बातें करते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शक तो जरूर है कि शायद वो अंडरकवर एजेंट कोई और नहीं बल्कि इनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि वो शेंगमिंग का दिल जरूर जीत लेंगे। मिस्टर जियांग कहते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल डे है, प्लेट ओपन करके देख लो। इसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब इसने प्लेट हटाया था तो मैंग्यू का चश्मा खून से लथपथ पड़ा हुआ था, कहीं इस बार भी वैसा तो नहीं। लेकिन जब ये प्लेट हटाती है तो यहाँ पर रिंग रखा हुआ होता है, यानी कि मिस्टर जियांग इससे शादी करना चाहते हैं और आज वो उसे प्रपोज करने वाले हैं। वो फाइनली घुटनों पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन शेंगनिंग हैरान हो जाती है और सवाल करती है कि इतनी जल्दबाजी क्या है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि ये सडनली कहाँ है, मैंने बचपन से इस दिन का इंतजार करा है। मैं हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था, तो ये सब सडनली कहाँ है। मिस्टर जियांग इसे रिंग पहनाने वाले होते हैं लेकिन शन हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है कि मुझे चीज ये अचानक से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना स्पेशल डे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था ताकि मैं थोड़ी तो प्लानिंग कर लूं। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ये रिंग पहनूंगी, लेकिन पहले प्लान करके बताना। मिस्टर जियांग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं देखो मैं कितना पागल हूँ, मुझे भी तुम्हें बता देना चाहिए था ताकि तुम प्रिपेयर रहो। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बता कर करूंगा, और वो इसे हक करते हैं। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ शैननिंग रिपोर्ट पढ़ रही होती है और इस रिपोर्ट में इसे ये पता चलता है कि मिस्टर जियांग ने इसके लिए जो रिंग खरीदी थी वो वर्ल्ड की अभी तक सबसे एक्सपेंसिव रिंग है। ये न्यूज़ पढ़कर ये हैरान हो जाती है कि मिस्टर जियांग ने इसके लिए इतनी एक्सपेंसिव रिंग क्यों खरीदी। तभी इसे एक कॉल आता है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि ये जिनके साथ काम कर रही है वो आज तक इससे मिले तक नहीं है और इसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो जियांग है या फिर वो कोई और है, और ये काम किसके साथ कर रही है इसे ये भी कंफर्म नहीं है। कहीं ये पकड़ी ना जाए, इसी चीज का इसे डर सताता है। रास्ते में ये सोच रही होती है कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं। अगर मैं बिना भरोसे के ऐसे चलती रहूंगी तो फिर मैं पकड़ी जाऊंगी, और अगर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी तो मैं काम कैसे करूंगी। जब ये घर पर आती है तो फिर से एक प्रपोजल होता है और इसे पता चलता है कि 3 दिन बाद मिस्टर जियांग इसे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। इस बार तो ज्वेलरी, ड्रेस, मेकअप सब कुछ इसके लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर भी शेंडिंग जियांग से कहती है कि इतनी हड़बड़ी किस चीज की है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स कर रहे हो। इतने महंगे रिंग और इतने सारे लोगों को हायर करने की क्या जरूरत है। ना तो तुम मुझे ठीक से जानते हो और ना ही मैं तुम्हारी फैमिली से मिली हूँ। मिस्टर जियांग कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ, और हम दोनों की शादी में फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ शेन के सारे सवालों का जवाब जियांग दे देता है और कहता है और भी कोई सवाल है तो तुम मुझसे कर सकती हो, क्योंकि मैं बहुत ही डेस्परेट हूँ तुमसे शादी करने के लिए, पूरी दुनिया वालों के सामने तुम्हें रिंग पहनाने के लिए। फाइनली शेन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद हम इसे ब्राइडल आउटफिट में देखते हैं और ये काफी प्यारी लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग मैरिज हॉल में वेट कर रहे होते हैं अपनी ब्राइड का, और शेंग म्यांग यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री लेती है। मिस्टर जियांग भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से शेंग बंदूक निकालती है और मिस्टर जियांग को शूट कर देती है। शूट करने के बाद वो यहाँ से रोते हुए निकल जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि शेंगनिंग की बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है और घर बैठकर ये न्यूज देख रही होती है कि जियांगशी तो अब जिंदा नहीं रहा। शेंगमिंग तो बहुत ही ज्यादा रोती है, वो सारा मोमेंट याद करती है जब जियांग इसके लिए सब कुछ किया करता था और वो इससे कितना एफर्ट दिखाता था, कितना लव और केयर करता था। कहीं ना कहीं इसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा खोलती है और वे फाइनली उस इंसान से मिलती है जिसके साथ ये अंडरकवर होकर काम कर रही थी, यानी कि वो अंडरकवर बॉस। बॉस कहते हैं कि थैंक यू, आपके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। श्रेन कहती है कि आपका जो भी ऑपरेशन था वो सब कुछ हो गया। ये बताते हैं कि पेमिंग यू बिल्कुल सेफ है और ये इसे एक पेपर देते हैं जिसमें उसका एड्रेस होता है। लेकिन पेमिंग यू के सेफ होने की भी खुशी नहीं होती और ये बहुत ड्रिंक करती है और बहुत रोती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये उसके ऑफिस में आती है और उसके ऑफिस में रखे हुए तस्वीर को देखती है। याद करती है कि किस तरीके से मिस्टर जियांग इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंड देन ये धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है। दिमाग पर जोर देने के बाद शेननिंग को कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं। फ्लैशबैक में वो देखती है वही पल जब वो छोटी थी और वो मिस्टर जियांग के साथ खेलते वक्त इसे गोली लग गई थी और कोई मिस्टर जियांग को उठा कर ले गया था। एंड देन ये समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, ये वही है जिसकी तलाश मुझे बचपन से लेकर आज तक है। तभी यहाँ मिस्टर जियांग की एंट्री होती है। मिस्टर जियांग को देखकर शेंगनिंग हैरान हो जाती है। असिस्टेंट कहता है सही समझी, हमारे बॉस अभी जिंदा है। जियांग को देखकर ये काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन असिस्टेंट बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बॉस की जिंदगी खतरे में आ गई थी। मिस्टर जियांग को शेन रोते हुए सॉरी कहती है, लेकिन मिस्टर जियांग कहते हैं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जबकि तुम ये सब कुछ पेमिंग की वजह से कर रही थी, तो जाओ और उससे मिल लो। शिन सवाल करती है क्या तुम जानते हो कि वो अभी तक जिंदा है? मिस्टर जियांग कहते हैं मैं शुरू से सब कुछ जानता था। जाने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो महंगी रिंग पहनाते हैं और कहते हैं एंगेजमेंट ना सही मेरे तोहफे के तौर पर रख लो। उसके हाथ से वो बचपन वाली तस्वीर लेकर वो यहाँ से चले जाते हैं। शेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जियांग इस बार नहीं रुकते। शेन को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, रो रो कर वो टूट जाती है। सोचती है जिस इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए था, मैंने उस इंसान को धोखा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग की तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो बहुत ही सीरियस स्टेज पर आ चुके होते हैं। उनका ईमानदार असिस्टेंट हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम शेननिंग को देखते हैं जो कि दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही होती है और हर जगह उसे सिर्फ जियांग ही दिखाई दे रहा होता है। फाइनली वो बहुत दिनों तक अपने कंपनी में रिपोर्टिंग का काम करती है, लेकिन अब वो ये काम भी छोड़ देती है। जिस दिन वो यहाँ से जा रही होती है तभी जियांग के डैड उसे किडनैप करवा लेते हैं। जियांग के डैड कहते हैं कि तुम्हें किडनैप करना ही एक लास्ट ऑप्शन था, मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जियांगशी यहाँ आ जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। मिस्टर जियांगशी एकदम अंडरकवर हो गए थे अपने डैड के न्यूज को वायरल करवा के। यहाँ डैड का कहना होता है कि तुम इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से पूरी की पूरी कंपनी और पूरे जियांग फैमिली को बर्बाद कर चुके हो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था कि तुम्हारे ऊपर पूरी की पूरी जियांग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुमने इस दो कौड़ी लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियांग कहता है कि शुरू से सिर्फ आपको कंपनी दिखाई देता है, आपका खुद का बेटा भी मर गया और आपने सब कुछ इलिजिमेट चाइल्ड को दे दिया। उस बच्चे की मृत्यु के दिन भी आप यही बात कर रहे थे कि जियांग फैमिली को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। एक पिता का रोल आपने कभी ठीक से किया ही नहीं। सारी प्रॉपर्टीज के पेपर ये अपने डैड को दे देता है और कहता है कि जब तक जिंदा है तब तक संभाल लीजिए, अब इस दुनिया में आपका कोई बेटा नहीं है। डैड कहते हैं कि इतनी आसानी से मैं इस लड़की को नहीं जाने दूंगा। यहाँ ये वाइन निकालते हैं और वाइन में किसी एक ग्लास में पॉइजन डालते हैं एंड देन कुछ मैजिक करते हैं। कहते हैं कि इन तीनों ग्लास में से किसी एक ग्लास में पॉइजन है, अगर वो पॉइजन तुम पीते हो तो तुम मरोगे और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरेगी। तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बॉयफ्रेंड वो ग्लास पीता है एंड देन अपनी गर्लफ्रेंड को भी पिलाता है और कहता है कि आप हम दोनों को नहीं मार सकते। तीन ग्लास में से किसी एक ग्लास में पॉइजन है जो कि आपके सामने रखा हुआ है। हम दोनों ने जो ड्रिंक उठाई थी उसमें पॉइजन नहीं था। ऐसा देखकर डैड गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से जियांग अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। लेकिन कार में जब वो ड्राइविंग कर रहा होता है तो फ्लैशबैक में वो याद करता है कि वो जानबूझकर पॉइजन वाला ग्लास उठाकर पीता है ताकि वो जल्द से जल्द इस दुनिया को गुड बाय कह सके, क्योंकि अंदर से जियांग अब जीना नहीं चाहता। कार में इसकी काफी बुरी सिचुएशन हो जाती है, इसके मुंह से खून आने लग जाता है। गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मेरी एक लास्ट विश है, मैं तुम्हें गाउन में देखना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये इसके हाथ में रिंग पहनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तक नहीं पहना पाते। ये कहती है मैं 1 मिनट में गाउन पहन कर आती हूँ और जैसे ही ये गाउन पहन कर आती है मिस्टर जियांग रोड पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग लंगड़ाते हुए भाग रहे होते हैं और वो इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। वो यही कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे सामने नहीं मरना चाहता, मैं तुम्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ शेन जो कि रोड पर भटक रही होती है जियांग को ढूंढने के लिए, वो समझ चुकी होती है कि अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को ये तसल्ली नहीं मिल रही होती।
बेचारी शेंगमिंग तो पागल सी हो जाती है। वो सब कुछ फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर जियांग उससे कितना प्यार करते थे और शुरुआत से ही उसने मिस्टर जियांग के दिल के साथ सिर्फ खिलवाड़ करा। यहाँ से कुछ महीने बाद का सीन हम देखते हैं शेंडिंग वापस से अपने काम पर लग जाती है और जब भी उसे कोई आकर शादी के लिए प्रपोज करता है या अपना लव कन्फेस करता है तो वो मिस्टर जियांग की दी हुई अंगूठी दिखाकर कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।